एवरीवन। जहाँ हम लास्ट वीडियो में अपने स्टोशियोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे और स्टोशियोमेट्री में किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस तरीके से क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट और किसके लिए हम यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में हम डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट को। देखो ध्यान से सुनना है, हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन होनी है। कोई भी रिएक्शन कब होगी? रिएक्शन हमारे पास में कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें दो चीज़ें होती है। क्या क्या? एक जो रिएक्ट करने वाले कंपोनेंट है, रिएक्ट करने वाला कंपोनेंट है और ये रिएक्ट करेगा तो मेरे पास में वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। जब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी जगह पे रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा तो है नहीं, अगर यदि रिएक्शन ही नहीं हुई तो हम प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे? प्रोडक्ट तभी बनेगा जब उसमें रिएक्शन होगी। रिएक्शन कब होगी? जो रिएक्ट करेंगे। अब जो रिएक्ट करते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। बात क्लियर है? रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ध्यान से समझनी है इस बात को। अगर यदि ये बातें समझ में आ गई तो बहुत आराम से आप लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं होगा। बात क्लियर है? अब एक बात ध्यान देना, जब ऑब्वियस सी बात है, आप मान लो सपोज करो आप कोई भी चीज़ खाने लग रहे हो। ठीक है, खाने लग रहे हो, आपको क्या चाहिए? उससे एनर्जी चाहिए। आप खाना खाते हो, खाने का मतलब क्या होता है? आपको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कब आएगी? जब आप खाओगे। क्या खाओगे? आपसे पूछा जाए क्या खाओगे? आपके पास में एक प्लेट भर दी, यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, आप बैठे हो, खाने को देखते रहो। क्या खाना खत्म होगा? नहीं होगा। क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप इसके ऊपर टूट के पड़ोगे। जब आप इस खाने को खाना स्टार्ट करोगे तो खाना खाने लगोगे तो ये बात ध्यान देना कि ये प्लेट धीरे धीरे क्या होगी? खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी मतलब हुआ क्या? जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जिस टाइम में रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, रिएक्शन जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम में हम टाइम जीरो मानते हैं। उस टाइम में हम जीरो मानते हैं जब हम बैठे हैं और खाने की प्लेट रखी है और जिसमें खाना रखा है। अभी दोनों ने एक दूसरे के साथ में लड़ाई करनी शुरू नहीं की है, ना तो आदमी इसके ऊपर टूट के पड़ा है ना प्लेट इसकी तरफ चल के आई है। जब ये दोनों दूर दूर रखे हैं उस टाइम में क्या हुआ है? दोनों दूर दूर रखे हैं उस टाइम में इन दोनों की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। मैक्सिमम है क्योंकि खाना भी मैक्सिमम है उस टाइम में। जब तक खाया ही नहीं है तो खाना खत्म कहां से होगा? बात क्लियर है? तो हमारे पास में इस टाइम में खाने की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। क्लियर? अब जैसे टूट के पड़े इसके ऊपर खाने लगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। भाई खाना कम होना स्टार्ट होगा ना, और जैसे जैसे हम खाना खाने लगेंगे तो वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा? आहा, मजा आएगा, खाने में स्वाद आया। इसका मतलब क्या हुआ? हमें एनर्जी मिलने लगी। एनर्जी क्या? एनर्जी का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है इसका मतलब क्या हो गया? इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट जीरो है। इनिशियली तो प्रोडक्ट जीरो ही था। जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी उस टाइम में तो प्रोडक्ट मैक्सिमम था। अब क्या हुआ? कंसंट्रेशन यहां डिक्रीज होगी। यहां डिक्रीज होने का मतलब खाना खत्म हो रहा है तो बढ़ क्या रही है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट बनता चला जाएगा और खाना कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। क्लियर है? एक कंडीशन आती है, उसके बाद में रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। और वो कब होगी? भाई हम खाना खाना कब छोड़ देंगे? जब हमारे पास खाना खत्म हो जाएगा। क्या हम खत्म हो गए क्या? नहीं, खाने की प्लेट खाली हो चुकी है। कौन खाली हो गया? खाने की प्लेट खाली हो चुकी है। और जब खाने की प्लेट खाली हो गई तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या कह देंगे? अब चाहे भूखे रहें, चाहे वो बचे रहें, चाहे हमारी भूख खत्म हो जाए, चाहे हम भूखे रह जाए,
दोनों ही केस में मेरा रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, मतलब खाने की प्लेट खाली हो चुकी है। और जब खाने की प्लेट खाली हो गई तो हम क्या कहेंगे, बहुत हो गए। बात क्लियर है? तो हमारे पास में इसी चीज को ध्यान से समझना है, जिस टाइम पे प्लेट खत्म हो चुकी वहां पे रिएक्शन खत्म हो गई। अरे वहां पे रिएक्शन खत्म हो गई, या हमारी भूख मिट जाए या प्लेट खत्म हो जाए, दोनों कंडीशन में रिएक्शन खत्म हो गई, वहां पे हम कह देंगे रुक गए भाई। और उस टाइम में प्रोडक्ट बन चुका होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं, जैसे अगर मेरे पास में यहां से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फॉर्मेशन हो रही है, उसी सिमिलर तरीके से जैसे केस फर्स्ट लेते हैं, दो केस में बात करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। पहला केस लेके चल रहे हैं, ध्यान देना इस बात का, बहुत ध्यान से समझना है। यहां पे मैं खड़ा हूं ए, ठीक है, इधर मार्केट है, जिसके अंदर मार्केट में बहुत सारे सामान पड़े, बहुत सारे, मार्केट में आपको पता है बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, बहुत सारा सामान है, मैक्सिमम है, मतलब कमी नहीं है मार्केट में किसी भी चीज की। ठीक है, इधर मेरे पास में भी पैसे की कमी नहीं है भाई। पहली चीज तो हम पॉजिटिव ही लेके चले, पहली चीज तो हम पॉजिटिव लेके चले। ऐसा थोड़ी है कि मैं ये कह दूं कि नहीं भाई मैं तो भिखारी हूं, मेरे को तो पैसे चाहिए, ये नहीं। पहले हम मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है तो हम पहले मान के चलेंगे ना कि मेरे पास में पैसे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब कितने ज़्यादा है, तो हम एक नंबर ही मान लेते हैं, क्योंकि वो उसी में मेरे पास बस इतने ही बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए। कितने, मेरे पास 1 मोल रुपए है, 1 मोल रुपए। अब 1 मोल रुपए का मतलब ये नहीं है कि एक ही पैसा है मेरे पास, 1 ही रुपए है। 1 मोल का मतलब है मेरे पास में, आपको वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, 10⁻23 इतने रुपए प्रेजेंट है मेरे पास में, इतने रुपए है मेरे पास में। ध्यान देना इस बात का, कभी ये मत कह देना कि सर के पास में तो पैसे ही नहीं है, बहुत पैसे हैं। बात क्लियर है? अब मेरे पास इतने पैसे हैं, अब मुझे ये बोला, घर वालों ने बोला कि जाओ आप सामान लेके आओ, मार्केट जाओ, मार्केट से सामान लेके आने। मैं चला, क्या मैं, कोई मेरे को कार खड़ी दिखी, मुझे कार पसंद आई, क्या मैं कार ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। मार्केट में गया, मेरे को कार पसंद आ गई, मैंने कार ले ली। आगे चला, मेरे को एक बाइक दिखी, क्या बाइक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बाइक दिखी, बाइक ले सकते हैं। मेरे को खाने का सामान दिखा, वो भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़ दिखेगी मैं वो हर चीज़ परचेज कर सकता हूँ, हर चीज़ परचेज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में पैसे क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस में है। लेकिन क्या यहाँ पे ये एक्सेस में है? ये चीज़ एक्सेस में है? नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ी अमाउंट में, लेस अमाउंट में। बात क्लियर है? मैं यहाँ से, क्योंकि मेरे पास पैसे इतने हैं, यहाँ पे अगर 10 कार भी खड़ी होती तो मैं 10 कार भी ले सकता था। कार खत्म हो जाती, पैसे खत्म नहीं होते, नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है। चलो, मैं तो सब्जी लेने गया था, सब्जी लेने गया था कि भाई सब्जी लेके आनी है, बस बात खत्म करनी है। लेकिन कार दिखी तो मैंने कार ले ली। ठीक है, पहला केस ये है। दूसरा केस लेते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट। सेकंड केस क्या है? केस नंबर 2। जब मैं यहां से खड़ा हूं और देख रहा हूं क्या चीजें, घर वाले बोले मार्केट चले जाओ, मैंने कहा चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब तक घर वालों ने ये बोला है कि जाओ मार्केट चले जाओ। क्या पता भाई वैसे घूमने के लिए भेज रहे हो, लेकिन बोले जाओ सामान लेके आओ। अब जब जेब टटोल के देख रहे हैं तब पता चल रहा है मेरे पास में तो पैसे 10 पड़े हैं, 10 रुपए पड़े हैं। अब मुझे मार्केट भेज दिया और कह दिया ये भी चीज़ लेके आनी है, ये भी चीज़ लेके आनी है, एक बड़ी सी लिस्ट दे दी और कह दिया जाओ ये सामान लेके आओ। बात क्लियर है? मैं यहाँ पे गया, जाके देखा, केले वाले से पूछा भैया केले, घर वालों ने केले मंगवाए हैं। मैंने पूछा भैया केले क्या भाव है? बोले 60 रुपये। मैंने कहा छोड़ो, अंगूर खट्टे, चलो कोई बात नहीं और देख लेते, क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आसपास में हो। मैंने कहा सेब कितने हैं? बोले 100 रुपये के। ले लो भाई, नहीं चाहिए। उसके बाद फिर चले सब्जी वाले के पास में, बोले कुछ सामान है? बोले है। सारी चीज़ रखी है, बताओ आपको पसंद क्या है? मैंने कहा कि बताओ खीरा क्या भाव है? बोले 20 रुपये किलो है। कोई भी चीज़ मेरे पास में लिमिट में नहीं है। मतलब मेरे पास क्या कंडीशन हो रही है? मेरे पास कंडीशन ये हो रही है
कि पैसे मेरे पास में लिमिट में है लेकिन चीजें एक्सेस में है। बात क्लियर हो रही है? यहां पे जो सामान पड़ा हुआ है वो एक्सेस में है और यहां पे पैसे क्या है? लिमिट में है। मैं सिर्फ कोई चीज ले सकता हूं, 10 रुपए या 10 रुपए से कम होंगे तो ही मैं पैसे के सामान ले सकता हूं। बाकी जो भी होगा वो पड़ा रहेगा। अगर 10 रुपए से ऊपर 1 रुपए भी चला गया तो मैं सामान नहीं ले सकता हूं। बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं केस 1 और केस 2 दोनों की बात करूं तो उस केस में केस फर्स्ट जहां पे ए प्लस मार्केट दोनों चीजों के बारे में बात करता हूं, उसमें क्या था? पैसे मेरे पास ज्यादा थे, मतलब ये एक्सेस में थे, एक्सेस में, और मार्केट में सामान लिमिटेड था। मार्केट में सामान लिमिटेड था। दूसरा केस लेते हैं जहां पे मेरे पास में ए और एम, मार्केट में सामान एक्सेस अमाउंट में था और मेरे पास में पैसे लिमिटेड थे। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब जो लिमिटेड होता है, जो पहले खत्म हो गया, पहले कौन खत्म हो गया? यहां पे पहले कौन खत्म हुआ था? सामान खत्म हुआ था, पैसे खत्म नहीं हुए थे। ये कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान देने इस बात को, जो पहले खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया? मार्केट का सामान, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यहां पे ए के पास में पैसे कम थे, मतलब ये लिमिटिंग है। इन दोनों में से लिमिटिंग कौन? ए लिमिटिंग है, तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है। तो मतलब मेरे को ये चीज पता चल गई कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये है कि जो चीज पहले खत्म हो जाए, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट है। बात क्लियर है क्या? एक छोटा सा और एक और बात बताना। अगर सपोज करो मैं अकेला हूं, अकेला खड़ा हूं मैं, और मैं कह रहा हूं मैं फर्स्ट आता हूं, हमेशा फर्स्ट आता हूं, चाहे मैं कभी भाग लो, मैं हमेशा फर्स्ट ही आता हूं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं लिमिटेड हो सकता हूं? मेरे पास में 10 रुपए, क्या मैं लिमिटेड हूं? नहीं हूं मैं लिमिटेड। क्यों नहीं हूं? बिल्कुल। कैसे? देखो, अगर मेरे पास में 1 रुपए की टॉफी आती है, मैं 1 रुपए की टॉफी लेने के लिए जाऊं तो मेरे पास तो एक्सेस में रुपए एक्सेस में पड़े हैं, तो क्या मैं लिमिटेड हूं? नहीं हूं। अगर यदि मैं कभी भी अकेला हूं तो मैं लिमिटिंग नहीं कहला सकता हूं। हमेशा किसकी रिस्पेक्ट में देखूंगा? जब मैं किसी दूसरे के, अपने कॉम्पिटेटिव को देखूंगा, तब मुझे पता चलेगा मैं लिमिटेड हूं या फिर मैं एक्सेस में हूं। बात क्लियर है? जैसे अगर मेरा कोई भी रिएक्टेंट, हमने ये बात पढ़ी है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और वहां से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, वहां से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल होती है, 100% होती है। अगर मेरा रिएक्टेंट ए है, ये बनाता है बी सी डी, कुछ भी बनाए, आगे बनने लग रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा रिएक्टेंट अकेला है तो क्या ये लिमिटिंग हो सकता है? क्या ये लिमिटिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये लिमिटिंग कब होगा? जब इसके साथ में कोई और कंपोनेंट आएगा, ए प्लस बी, दोनों रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे सी प्लस डी। पहली कंडीशन लिमिटिंग होने के लिए क्या है? लिमिटिंग होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि उसके साथ में हमेशा 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक नहीं होगा, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, तो उसी केस में हम लिमिटिंग कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई? फर्स्ट थिंग क्लियर? चलो, पहली बात ये हो गई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन लिमिटिंग है? भाई ए रिएक्ट कर रहा है, बी रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों में से हमें ये कैसे पता चलेगा कि खत्म कौन सा होगा? पहले जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। पहले खत्म होगा कौन? अरे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो वही चीज हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट होता कौन सा है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है?
बात क्लियर है? चलो हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमें इसके कुछ रूल्स देख लेने, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि उसमें से कौन सा लिमिटिंग है कौन सा लिमिटिंग नहीं है। क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहला काम आपका ये है, जब भी आप लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने चलोगे, किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में जैसे हम पहले इसी को समझ लेते हैं, ए प्लस बी दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो वो दे रही है सी प्लस डी। पहला रूल आपका क्या होगा? फर्स्ट रूल, आपको कोई भी रिएक्शन, जो रिएक्शन दे रखी है वो रिएक्शन मेंशन करनी है। कोई भी रिएक्शन दे रखी हो वो रिएक्शन आपको मेंशन करनी है। बात क्लियर हो गई? पहला काम आपका ये होगा कि कोई भी रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन को मेंशन कीजिए। कर लिया? ठीक है। सेकंड काम आपका क्या होगा? जैसे आपने रिएक्शन मेंशन की, रिएक्शन मेंशन करते ही आपको सेकंड स्टेप में रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन बैलेंसिंग, ये तो आपने स्टोशियोमेट्री में भी, आप ये कह दोगे कि ये चीज़ तो हम स्टोशियोमेट्री में भी पढ़ते आए हैं। बिल्कुल पढ़ते आए हो आप स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट, पीछे जो स्टोशियोमेट्री पढ़ा है उसमें आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ी है। रिएक्शन मेंशन करो, रिएक्शन बैलेंस करो, वहाँ तक तो हम पढ़ ही रहे हैं। बात क्लियर है? थर्ड स्टेप ये है, जो भी रिएक्शन गिवन होगी उसमें आपको गिवन होगा रिएक्टेंट, कि भाई रिएक्टेंट इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है और ए रिएक्टेंट इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है, बी रिएक्टेंट इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, आपको अमाउंट दे दी या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, कुछ भी दे दे। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, तो आप उससे क्या कैलकुलेट कर लो? कैलकुलेट कर लो उसके मोल्स कैलकुलेट कर लो। भाई मान लो सपोज करो मेरे पास में ए का इतनी अमाउंट दे दी, 10 ग्राम दे दिया, बी मेरे पास में 20 ग्राम दे दिया। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी दे दी, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये नहीं देखूंगा कि ये 10 मोल है, 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है। चलो ये 10 ग्राम हो गया तो हटाओ भाई, ये 10 ग्राम है तो ये सबसे कम है, लिमिटिंग है। इसकी क्वांटिटी 10 ग्राम है, इसकी क्वांटिटी 20 ग्राम है, तो मैं ये नहीं कहूँगा, देखते ही मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये लिमिटिंग है ये एक्सेस में, नहीं, ऐसे नहीं बता सकते हो। बात क्लियर है? तो दूसरा काम होगा, हम उसे मोल्स कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे, इससे मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि भाई 10 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, 20 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, जितना भी मोल्स आएगा हम इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मोल्स से होते हुए गुजरेंगी, जो भी हम पढ़ेंगे वो मोल्स से होते हुए गुजरेगा, तो हम यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? थर्ड स्टेप क्लियर है? थर्ड स्टेप क्लियर होने के बाद फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है? जैसे हमने मोल्स कैलकुलेट किए, मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई ए के आगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिखा है, बी के आगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिखा है, सी के आगे क्या लिखा है और डी के आगे क्या लिखा है। जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ए के आगे, बी के आगे, क्योंकि हम तो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं ना भाई, रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास में ए में कितनी अमाउंट बनेगी, ए में कितना बनेगा, मतलब कितना ये रिएक्ट करेगा, कौन सा लिमिटिंग होगा। फोर्थ में हम चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और वो ही तो हम चेक करना चाहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा लिमिटेड है। वो कैसे चेक करते हैं? वो चेक करते हैं हमारे पास में फिफ्थ काम ये होगा। फिफ्थ काम क्या होगा? जो मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो मोल्स हमने निकाले हैं, यहां से मोल निकाले, यहां से मोल निकाले, उनको उसके स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट से, स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। इसको x से डिवाइड करेंगे, इसके मोल्स n1 अपॉन x कर दिया, इसके मोल्स x2, भाई इसके n2 ले लो, डिवाइडेड बाय y। हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे।
अब दोनों में देखेंगे N1 अपॉन एक्स, N2 अपॉन एक्स, जिसकी वैल्यू लोअर, जिसकी वैल्यू छोटी होगी इनमें से, चाहे तो ये छोटा हो, बी छोटा है या ए छोटा है, दोनों में से ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में से किसकी वैल्यू छोटी है। जिसकी वैल्यू छोटी होगी वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को देख के ही बने। जो मेरा लिमिटेड होगा, लिमिटेड कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू लोअर होगी। बात क्लियर। अब यहां से अब हम यहां पे चलते हैं कि चलो मुझे लिमिटिंग पता चला, लिमिटिंग से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे स्टोशियोमेट्री में, हम जो पढ़ रहे थे स्टोशियोमेट्री में क्या कर रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि मेरी रिएक्शन हो रही, वो 100% रिएक्शन हो रही है, 100%। उसमें हमने ये नहीं देखा था कि मेरा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, वो नहीं देख रहे थे। हम ये मान के चल रहे थे रिएक्टेंट कंप्लीट डिकम्पोज हो रहा है या कंप्लीट कंबाइन हो रहा है या फिर वो हाइड्रोलाइज हो रहा है, जो भी है वो सारे का सारा 100% हो रहा है, ठीक है। लेकिन लिमिटिंग में क्या होगा, पहले कौन खत्म हो रहा है, रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगी। सेकंड में जो भी हमारे पास में रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, वो रिएक्शन हमेशा डिपेंड करेगी मेरे लिमिटिंग रिएजेंट पे। क्लियर है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके कि हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ध्यान देना है, पहली चीज हमारे पास में रिएक्शन दे रखी है, नाइट्रोजन रिएक्ट करने लग रहा है हाइड्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब मेरे पास में ये बोल दिया कि फाइंड कीजिए, पहली चीज बोली है अमोनिया में जो ये रिएक्शन बोली है, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन कितनी अमाउंट में बचेगा, हाइड्रोजन कितना बचेगा और अमोनिया की फॉर्मेशन कितनी होगी, अमोनिया कितना बनेगा। मुझे ये बोल रहे हैं रिएक्शन मेरी दे रखी है N2 + H2 गिव्स NH3, जिसमें अब ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन है 14 ग्राम और हाइड्रोजन है 6 ग्राम। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, जहां पे हमें फाइंड करना है इन सभी की क्वांटिटी, सभी की क्वांटिटी फाइंड करनी है, बिल्कुल करनी है, ठीक है। अब जिनमें से रिएक्ट करके क्या बनने लग रहा है, क्या बन रहा है कि मेरे पास में नाइट्रोजन से अमोनिया बना, तो अमोनिया कितना बनेगा मुझे ये फाइंड करना है, कितनी क्वांटिटी में बनेगा। क्लियर है। चलो सबसे पहला स्टेप, आपको स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। पहला स्टेप क्या करना है, रिएक्शन मेंशन कर दी, N2 + H2 गिव्स NH3। पहला स्टेप हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, मेरी रिएक्शन है वो ये है, बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करते हैं, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई, 6 हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई, 3 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस हो गई, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप पे आते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं। भाई इसकी क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 14 ग्राम, इसकी क्वांटिटी 6 ग्राम दे रखी है। भाई 14 ग्राम से हम इसके मोल्स निकाले थे, वेट की टर्म में दे रखे हैं, मोल्स निकालो। मोल्स इज इक्वल्स टू कितने होंगे, 14 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन N2 है, दैट इज 28, दैट इज 0.5 मोल। इसके आगे 0.5 मोल, 0.5। अगर यदि हम डायरेक्टली देखें, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली देखते हैं, तो हमने देखा अरे नाइट्रोजन 14 ग्राम है, हाइड्रोजन 6 ग्राम है। पहली चीज तो हम देखते ये कह सकते हैं, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, भाई लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्शन में 6 ग्राम बना दो, नहीं गलती कर रहे हो आप। क्या गलती कर रहे हो, मोल्स निकालो, 0.5 आ गए, 0.5 आए। हाइड्रोजन कितना अमाउंट बना, कितने मोल्स है हाइड्रोजन के, वो चीज हमने क्या किया, 6 ग्राम अपॉन कितने, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तो 1 मोल आ गए, 3 मोल आ गए मेरे पास में। 3 मोल्स ऑफ किसके हैं, किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 मोल हैं,
हाइड्रोजन के 3 मोल है और नाइट्रोजन के 5 मोल है। 5 मोल्स है, 5 मोल है, ठीक है। अब मैं यहां से और काम करता हूं। यहां तक मुझे नहीं पता चला है, यहां तक मुझे ये नहीं पता चला है कि लिमिटिंग कौन है। अभी भी लिमिटिंग कोई भी हो सकता है, अभी भी बदली हो सकते हैं। मोल्स इसके 0.5, इसके 3 मोल्स। आगे अब मैंने देखा इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसके 3, तो जो मोल्स आए हैं उनको उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया, 0.5 डिवाइडेड बाय 1, इसकी वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 3, अरे कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 1, अब आए 1 वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.5 या 1/2, इसकी वैल्यू 1, जिसकी छोटी वैल्यू होगी, किसकी छोटी वैल्यू है, यहां पे 1/2 है, यहां पे 1 है, कौन सा छोटा है, दोनों में से छोटा कौन सा है, दैट इज नाइट्रोजन। तो इनमें से लिमिटिंग कौन है, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहला काम आपको यही चेक करना है, कोई भी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में आपको ये मेंशन करना है कि लिमिटिंग कौन है और एक्सेस में कौन है। एक्सेस में कौन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई, हाइड्रोजन एक्सेस में प्रेजेंट है। मेरे पास में हाइड्रोजन इज इन एक्सेस अमाउंट। क्लियर, बात क्लियर हो गई या नहीं, पक्का क्लियर है। अब ध्यान देना है, इस बात को ध्यान से समझना है, मेरी कोई भी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, जो भी रिएक्शन होगी उसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो भी होती है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को देख के ही होगी, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को देख के होगी। ये तो बात अपने आप है भाई। प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट उतना ही तो बनेगा जितना हमारे पास में, अगर मान लो मेरे पास में नाइट्रोजन खत्म हो गया, ये पड़ा रहे, किसके साथ में रिएक्शन देगा, अमोनिया थोड़ी बनेगा। अमोनिया तभी बनेगा ना जब नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी दोनों प्रेजेंट होंगे और दोनों रिएक्शन करेंगे। अगर एक पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, क्या करना है, रिएक्शन खत्म होगी। रिएक्शन कहाँ होगी, नाइट्रोजन तो है ही नहीं। बात क्लियर है। तो मेरी रिएक्शन हमेशा किसको देख के होती है, लिमिटिंग रिएजेंट को देख के होती है। क्लियर। तो मेरे पास में यहाँ पे जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसको देखेंगे और फिर उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्लियर। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। अब लिमिटिंग को देखते हुए आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। कितना प्रोडक्ट बनेगा वो हम मोल्स के टर्म में देखते हैं। मोल्स के टर्म में भाई यहाँ पे नाइट्रोजन खत्म हो गया, इसका मतलब नाइट्रोजन फिनिश। ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, मोल्स। मोल्स कंसीडर करते हैं, पीछे पढ़ चुके हम। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, अमोनिया कितना बनेगा। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं तो कितने मोल्स फॉर्मेशन होती है, 2 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। 1 मोल से 2 मोल की फॉर्मेशन होती है, 2 मोल की। अगर मेरे पास में कितने मोल्स हैं, टोटल मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के टोटल मोल्स हैं 1/2 मोल्स, 1/2 मोल्स। अब हम ये नहीं देखेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं देखेंगे कि भाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू तो ये आ रही है, स्टोइचियोमेट्रिक नहीं देखेंगे। अब हम यहां से देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या बची है, यहां से। क्लियर है। तो हमारे पास में यहां पे 0.5 1/2 मोल से कितना बना, कितना बनेगा, तो 1/2 × 2। क्लियर भाई, 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बच गया 1 मोल ऑफ अमोनिया मेरे पास में फॉर्म हो गया। हमें निकालना क्या है, अमोनिया की तो क्वांटिटी निकालनी है, वेट निकालना है। मोल आ गया, मोल आ गया, मोल आ गया तो मैं यहां से वेट निकाल सकता हूं, वेट अपॉन मोलर मास, मोलर वेट, एटॉमिक वेट। मोल, मोल कितने, 1, वेट कितने पता करने, अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितने भाई, नाइट्रोजन दैट इज 14 + 3 दैट इज 17, तो ये आ गया 17। तो मास कितना आ गया, मास आ गया किसका, अमोनिया का, वो आ गया 17 ग्राम प्रेजेंट है,
17 ग्राम अमोनिया फॉर्मेशन होगी। मेरी जो रिएक्शन होगी उसमें 17 ग्राम अमोनिया बनेगा। क्लियर हो गया? स्टेप टू स्टेप चलने हैं, ऐसा नहीं है भागदौड़ करनी है। आपको चलना क्या है, पहले आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद आप उससे मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। जो वैल्यू छोटी आएगी वो लिमिटिंग और जो वैल्यू बड़ी होगी वो एक्सेस में। क्लियर है? वहां से हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? अब देखो हमसे ये पूछा है कि भाई नाइट्रोजन कितना बचेगा, फिर नाइट्रोजन कितना बचेगा, कितना बचा नाइट्रोजन? नाइट्रोजन तो कंप्लीट रिएक्ट हो गया। अरे नाइट्रोजन तो कंप्लीट रिएक्ट हुआ है ना, तो मेरे पास में N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। तो नाइट्रोजन कितना बचा है, कितना बचा है? वो तो मेरे पास में कंप्लीट रिएक्ट कर गया, कंप्लीट रिएक्ट किए, तो क्या बचा भाई? हाफ मोल तो सारा ही था, तो वो सारा रिएक्ट कर गया, तो 1 - 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0 मोल्स। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर हो गई? अब पूछे हाइड्रोजन कितना बचेगा। भाई नाइट्रोजन तो खत्म हो गया, रिएक्शन में खत्म हो चुका है, हाइड्रोजन कितना बचा है? फिर हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे? हाइड्रोजन के मोल्स थे 3। हाइड्रोजन के 3 मोल्स थे, हाइड्रोजन के 3 मोल्स है, क्योंकि हमने चेक किया तो 6 थे, 6 / 2 तो दैट इज 6, उससे डिवाइड किया तो 3 मोल्स आए थे। ठीक है? अब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं तो उससे कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे थे? 3 मोल हाइड्रोजन के। ये बात समझ लेनी है, रिएक्टेंट में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज चेक कर लेनी है। 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहे थे 3 मोल हाइड्रोजन। भाई 1 से तो 3 ही तो रिएक्ट कर रहे हैं, और जब मेरे पास टोटल कितने हैं 1/2, 1/2 मोल से कितने रिएक्ट करेंगे? 3/2 मोल्स रिएक्ट करेंगे। इतने करने चाहिए। टोटल कितने? 3 माइनस, क्योंकि बचा हुआ है रिएक्टेंट में बचेगा, कितना बचेगा? 3 - 3/2। बात क्लियर हो गई? तो ये बचा 1.5 मोल्स। इसका मतलब मैं यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी, कितनी अमाउंट बचेगी? वो बचेगी 3.5 मोल इज इक्वल्स टू मास निकालने अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितने? मोलर मास है 2, मास आ जाएगा कितना? अरे 1.5 है, 3.5 कैसे ले रहे हो? 1.5। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? दैट इज 3 ग्राम। बहुत ध्यान से समझना है एक एक चीज को। जो लिमिटिंग होता है वो तो खत्म हो गया, और जो एक्सेस में बचेगा वो हाइड्रोजन बचेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अगर हम, क्योंकि एक वाटर की फॉर्मेशन पढ़ते आए हैं, और वाटर की फॉर्मेशन में हम क्या पढ़ते आए कि वो बनता है हमेशा H2 + O2 गिव्स H2O। यही पढ़ लेते हैं, यही कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, और भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, उसमें बड़ा भी कर सकते हो एग्जांपल, ये कर लो, ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है? मान लो सपोज करो मेरी कोई भी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये बोल दिया कि मेरे पास H2 है, O2 है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ठीक है? पहला काम रिएक्शन मेंशन कर ली है, बैलेंसिंग कर लो साथ साथ में, इसी के साथ साथ में स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ठीक है? इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर बना रहे हैं, बैलेंस करो। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ वो 1 है। अगर यदि आप इसको हाफ करोगे तो हाफ भी कर सकते हो, हाफ भी कर सकते हो। ठीक है? अदरवाइज आप इसको यहाँ पे ट्वाइस करोगे तो कंप्लीट ही रखो नंबर, तो यहाँ पे बहुत आसानी होती है आपको क्वेश्चन करने में, मतलब ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसके ऊपर इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। हाइड्रोजन है वो गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, उसकी क्वांटिटी है, मान लो सपोज करो, किसको लिमिटिंग ले, किसी को भी ले लो, ऑक्सीजन लेना चाहते हो ऑक्सीजन को ले लो। हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो 6 ग्राम है, हाइड्रोजन 6 ग्राम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन है वो मेरे पास में 64 ग्राम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 64 ग्राम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन मेरे पास में 6 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है?
ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट करने वाटर कितना बना, हमें यहां पे कैलकुलेट करना है वाटर की फॉर्मेशन कितनी हुई, हमें यहां पे फाइंड करना है H2 कितना बचा, यहां पे फाइंड करना है ऑक्सीजन कितना बचा। ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? देखो मेरे पास में ये रिएक्शन दे दी, इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर लिया, थर्ड स्टेप मेरा है मोल्स कैलकुलेट करना। मोल्स निकालते हैं, 6 ग्राम दे रखे हैं, 6 ग्राम है, मोल्स इज इक्वल टू 6 अपॉन हाइड्रोजन के लिए 2, तो मेरे पास में आ गया 3 मोल्स। इसके मोल्स आ गए 3। ऑक्सीजन के मोल्स कितने आए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज वेट दे दिया 64, मोलर मास हो गया दैट इज 32, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ऑटो ले रहे हैं तो ऑटो एक मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हैं, तो हमारे पास में 32, तो ये हो गया 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया 2 मोल। इसके मोल्स आए, ऑक्सीजन के मोल्स आए 2 मोल, और हमारे हाइड्रोजन के मोल आ गए 3 मोल। अब बताओ कौन लिमिटिंग है, कौन लिमिटिंग है दोनों में से? गलत बता रहे हो, गलत बात कर रहे हो। कैसे? यहां पे सिर्फ हमने मोल्स कैलकुलेट किए हैं, अभी स्टोशियोमेट्री नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि भाई 2 के साथ में 1 रिएक्ट कर रहे हैं। भाई हम जब तक किसी भी चीज को बराबर नहीं बनाएंगे, मान लो मैं सपोज करो मैं कहता हूं मैं सबसे लंबा हूं दुनिया में, कैसे? नहीं हो सकता हूं मैं सबसे लंबा, मेरे से कुछ लंबे भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। मैं कब किसके साथ कंपेयर करूंगा? जो अपनी एज के लोग हैं। जब तक मैं बराबर नहीं आऊंगा तब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं अपने आप को। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर बनाना। और बराबर कब बनाऊंगा? अरे यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, बराबर थोड़ी है। तो मुझे इसके स्टोशियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा। वो स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है? डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1। अब कैलकुलेट करो किसकी वैल्यू छोटी है। इसमें वैल्यू छोटी है 1.5 और इसकी वैल्यू दैट इज 2। कौन सी छोटी वैल्यू है? वैल्यू छोटी कौन है? 1.5, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। एकदम क्लियर हो गई या नहीं हुई बात? पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लिमिटिंग कौन है और एक्सेस में कौन है। बात क्लियर हो गई? तो लिमिटिंग कौन हो गया? हमारे पास में हाइड्रोजन हो गया। बहुत अच्छी बात है। 3 मोल्स इसके आ गए, 3 मोल्स, इसके मोल्स आ गए 2 मोल। लिमिटिंग मेरा हाइड्रोजन है, मुझे पता चल गया। अब मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा? वो बेस पे बनेगा हाइड्रोजन को देखते हुए। हाइड्रोजन कितना है उसी के साथ में मेरी रिएक्शन होगी। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हाइड्रोजन से वाटर कितना बनेगा। तो हम पहला स्टेप लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना बनेगा वो चीज चेक करते हैं। वाटर कितना बनेगा? कितने मोल्स से? हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं तो कितने बना रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ वाटर। भाई ऐसा ही तो है, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर H2 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज 2 मोल। क्लियर है? 1 मोल वाटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो कितने बनाएगा? 2/2, दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। और टोटल मोल्स कितने इसके? टोटल मोल्स है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 मोल्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब 3 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 × 3, दैट इज 3 मोल ऑफ वाटर फॉर्मेशन होगी। 3 मोल वाटर बनेगा, 3 मोल वाटर बनेगा तो मुझे तो क्वांटिटी निकालनी है, मुझे मोल नहीं निकालने, मुझे तो क्वांटिटी निकालनी है वाटर की। कितना बनेगा वाटर? तो 3 मोल बनेगा, तो 3 इज इक्वल्स टू मास नहीं पता है, एटॉमिक वेट पता है 2 + 16 दैट इज 18। बात क्लियर हो गई? तो हमारे पास में वाटर का वेट कितना होगा? मास ऑफ वाटर कितना होगा? 54 ग्राम। मेरे पास में वाटर का वेट है वो 54 ग्राम है। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर है, पक्का? कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ में कि मेरे पास में ये 54 कैसे आए हैं?
एकदम। तो मेरे पास में वाटर की फॉर्मेशन होगी वो 54 ग्राम होगी। क्लियर है? चलो दूसरा स्टेप लेते हैं। हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी में बचेगा? हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे? अरे भाई हाइड्रोजन तो लिमिटिंग है, और लिमिटिंग है तो ये तो जीरो बचेगा, तो जीरो बचेगा भाई। 2 मोल्स थे, 3 मोल्स थे, तो 3 में से 3 तो चले गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन कितना बनेगा, बात यहाँ आती है। ऑक्सीजन कितना बचेगा, रिएक्ट कितना कर चुका है, कितना बचेगा, हमें ये चीज़ चेक करनी है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें भाई। 2 मोल से हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल ऑक्सीजन बन रहे हैं, कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। 1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा? हाफ। और टोटल कितने? दैट इज 3 मोल्स, दैट इज 3 मोल्स, 3 मोल्स है। तो कितना यहाँ पे बनेगा? 1/2 इंटू 3, दैट इज 3/2। इतने मोल्स रिएक्ट होने चाहिए, इतने रिएक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास में इतने रिएक्ट होंगे, तो मेरे पास ओवरऑल कितने थे? 2 थे, जिसमें से रिएक्ट कितने होंगे? 3/2 माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? दैट इज 1/2। 1/2 ही आई भाई। 2 इंटू 4 1/2, इतने मोल्स ऑफ कौन आ गया? ऑक्सीजन बचेगा। मुझे तो क्वांटिटी निकालनी है, वेट नहीं निकालना, क्वांटिटी निकालनी है। निकाल दो, कितनी आएगी? 1/2 मास अपॉन मोलर मास। मास निकालना है, मोलर मास, दैट इज कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का दैट इज 32 भाई। O2 है ना, तो O2 के लिए कितना होगा? 32। तो मास इज इक्वल्स टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओवरऑल 16 ग्राम हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। एकदम क्लियर होना हो चाहिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एकदम बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल बेसिक से हमने बात की है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल बात करेंगे और अच्छे से डील करेंगे। बात क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।